इस नए चैप्टर की शुरुआत ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप से होती है, जहां पर सियोंग सोहो के सर्वेंट कुछ करते हुए सोहो को बता रही होती है। एल्डर होंग फिलहाल के लिए काम से बाहर गए हुए हैं और यंग मास्टर हानसू जो कि नैन सेंट्रल गए हुए थे अभी तक वापस नहीं आए हैं। और मास्टर डैन जो कि शॉर्ट टाइडेंट से मिलने गए थे, क्या उन दोनों ने अच्छे से मैनेज किया होगा एक दूसरे से मिलते समय? लेकिन मैं रीजन नहीं समझ पा रहा हूँ शॉर्ट टाइडेंट मास्टर डैन से क्यों मिलना चाहते थे। मैं जानती हूँ कि मास्टर डैन किंग ऑफ वार है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा जो कि नैन सेंट्रल का हेड है उसके लिए यह सही होगा कि वो पर्सनली किसी को मिलने को कहे। यंग लेडी, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? पर सोहो उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए कहती है, हाँ सही कहा तुमने, तुम्हें भी इसमें कुछ अजीब लगा है ना? सायो अरेबियन हान फैमिली की यंग लेडी से क्यों मिलना चाहते हैं? उन्होंने केवल हान फैमिली की यंग लेडी से मिलने के लिए लाइन ली के अंडर आने वाले जेड फ्लावर ग्रुप को मिलने के लिए एग्री किए हैं। जिस पर सियोनियन कहती है, यंग लेडी आप किस बारे में बात कर रही हैं? शायद ऐसा हो सकता है कि मास्टर डैन उनसे मिलने के लिए काफी क्यूरियस होंगे, क्योंकि यंग लेडी हान इतनी छोटे से फैमिली से होने के बावजूद भी वे न केवल सभी मार्शल आर्ट को मार्शल किया है, बल्कि वो ऐसे भी मार्शल आर्ट को जानती हैं जो अभी भी अननोन है। उन्होंने काफी अच्छी तरह से अपनी स्किल को छुपाई है, जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। सोहो परेशान होते हुए कहती है, हाँ पर लेकिन वह अकेला रहना पसंद करती है, उसका आदमियों के साथ हमेशा कोल्ड बिहेवियर रहा है। मैंने तो उसके बारे में यहाँ तक सुना है कि उसने कई आदमियों का दिल तोड़ा है। सियोनियन उसकी बातों को सुन कहती है, यंग लेडी आपका ध्यान कहाँ पर है? क्या आप मेरी बात को सुन भी पा रही हैं? पर सोहो उस पर ध्यान न देते हुए कहती है, क्या ऐसा हो सकता है ओरेबियन असल में नामगंग फैमिली के कारण नहीं बल्कि आइस ब्लॉसम के कारण हेफाई गए थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय तक तो ओरेबियन को पता भी नहीं होना चाहिए कि आइस ब्लॉसम है कौन। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सियोनियन, हमारे एनियो प्रोविंस के ब्रांच से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि ओरेबियन हेफाई में क्या कर रहे थे, साथ ही उन्हें इसे डिटेल में फाइंड करने को कहना। सियोनियन परेशान होते हुए कहती है, यंग लेडी मुझे यकीन है कि उन्होंने आपको मास्टर डैन के बारे में पहले ही सब कुछ डिटेल में बता दिया है, इसीलिए आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि सीधे इस मैटर के बारे में मास्टर डैन से ही पूछ लीजिए। सोहो कहती है, लेकिन उसका जवाब क्या होगा? क्या वह सच में यंग लेडी हान से मिलने के लिए गया होगा? सियोनियन कहती है, तब तो। तभी सोहो दोबारा कहती है, क्या मैं इतना अजीब हूँ जो उसे इतना परेशान करती है? सियोनियन घबराते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। सोहो बोलती है, चलो छोड़ो, तुम ओरेबियन के सारे निशानों को पता लगाओ, शेनयांग, ताइवान, हेफाई, हर जगह पर। सियोनियन कहती है, ठीक है मैं समझ गई। जिसके बाद सीन कट होकर वापस हम डैन की ओर देखते हैं, जहाँ पर डैन कह रहा था, मैं आपकी पल्स में क्यूआई का हल्का और इरेगुलर फ्लो को महसूस कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता पर क्या ऐसा हो सकता है आप किसी चीज से एडिक्टेड हैं? शॉर्ट सेंट सीरियस फेस के साथ कहता है, तो आपने इस आइसोल पॉइजनस पैरासाइट को पता लगा लिया? डैन कहता है, नहीं, आखिरकार ये है क्या? शॉर्ट सेंट बताता है, मैं समझ सकता हूँ आपको इसके बारे में क्यों नहीं पता है, मुझे भी इसके बारे में प्राचीन दस्तावेज देखने के बाद ही पता चला। आइसोल पॉइजनस पैरासाइट जो कि काफी छोटा होता है और ये ठंडी जगहों पर सोना पसंद करते हैं और धीरे धीरे पैरासाइट की तरह जीवों की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। आमतौर पर इसके जैसा पॉइजनस पैरासाइट पसंद करते हैं यूनान और साउथ मंचूरियन जैसे गर्म जगहों पर रहना, लेकिन इसके जैसा आइस स्पिरिट वाले पॉइजनस पैरासाइट केवल नॉर्थ सी में रहना पसंद करते हैं। आइसोल पॉइजनस पैरासाइट लंबे समय तक दुनिया में नहीं दिखाई दिए हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये खत्म हो चुके हैं, पर यह पैरासाइट अभी मेरे अंदर है और मेरी इंटरनल एनर्जी को खा रहा है। वर्तमान में अभी इस समय मेरी 30% एनर्जी पहले ही समाप्त होने की कगार पर है। जिससे सुन डैन कहता है, क्या 30%? ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने पॉइजन दिया हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या शॉर्ट टैलेंट के लिए इसे महसूस करना असंभव था? शॉर्ट टैलेंट बताता है, यह मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ और किसने पॉइजन दिया है। सबसे पहले मैंने ये सोचा मेरी उम्र बढ़ने के कारण मेरी बॉडी की अवस्था हो रही है, लेकिन जैसे जैसे सिम्टम बढ़ने लगा मेरी इंटरनल एनर्जी कम होने लगी, तब मुझे एहसास हुआ मुझे पॉइजन दिया गया है। मैंने आइसोल पॉइजनस पैरासाइट को फिलहाल के लिए अपने शरीर के दूसरे कोने में इसे बाहर से रोक दिया है, पर मैं इससे अपनी एनर्जी का नुकसान कम कर सकता हूँ, इसे रोक नहीं सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा और मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को पूरी तरह से खो दूंगा तो अंत में मैं बस एक बर्फ के टुकड़े में बदल कर रह जाऊंगा। डैन कहता है, क्या इसे क्यूआई के साथ जला नहीं सकते? शॉर्ट टैलेंट अपने सीने पे हाथ रखते हुए डैन को बताता है, भले ही मैं पर्पल डिवाइन टेक्निक को मास्टर कर लिया है, पर फिर भी आइसोल पैरासाइट को इससे पूरी तरह खत्म करना असंभव है। मैं बस इसकी स्पीड को कम कर सकता हूँ। जिस पर डैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, तो क्या यही रीजन था जो कि 9 सेंट्रल 5 ड्रैगन लीग और लाइन लीग की तुलना में सबसे शांत था? इतना सोचने के बाद वह शॉर्ट टैलेंट से कहता है, आपने इतनी सीक्रेट बात जो कि 9 सेंट्रल के सीक्रेट में भी सबसे बड़ा सीक्रेट है, उसे मुझे क्यों बताया, जो कि ना तो 9 सेंट्रल का हिस्सा है और ना ही मेनलैंड का? शॉर्ट टैलेंट जिसे सुन डैन से पूछता है, एक बाहरी पर्सन के रूप में आप वर्तमान आयरन मार्शल एसोसिएशन के बारे में क्या सोचते हैं? डैन बताता है, यह एक ऐसा स्टेट है जो डिसऑर्डर है। जैसे कि आप जानते हैं, बाहर से देखने में भले ही यह एक ऑर्गेनाइजेशन लगे, पर असल में आयरन मार्शल एसोसिएशन से डिसऑर्डर प्लेस और कोई नहीं होगा। टंगटिंग लेक के इस छोटे से आइलैंड पर पूरी दुनिया इकट्ठा
इकट्ठा है, इसलिए अगर यह शांत रहता है तो यह देखने में काफी अजीब लगता है। इसके अलावा हाल ही में आयरन मार्शल एसोसिएशन में एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसे देख ऐसा लगा मानो इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी ने जानबूझकर किसी पर्पस से किया था। उस कॉन्फ्लिक्ट से पैदा हुआ क्योस के कारण 10 मार्शल आर्टिस्ट गायब हो गए। वे सारे प्रोमिसिंग मार्शल आर्टिस्ट थे जिन पर आयरन मार्शल एसोसिएशन के फ्यूचर के लिए हाईली एक्सपेक्ट किया गया था। स्वॉर्ड टैलेंट कहता है, मुझे लगा इन सभी का लेना देना मेरे पॉइजनस होने से है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है जिसने मेरे बॉडी के अंदर आइसोल पॉइजनस पैरासाइट को डाला है वह मेरे आसपास का ही कोई है, जिसका मतलब है कि नाइन्थ सेंट्रल का हर कोई सस्पेक्ट है। इसीलिए मैं अभी ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। यही कारण था जो मैंने आप पर भरोसा किया, जिसका इन सारे घटनाओं से कोई भी लेना देना नहीं है। क्या आप आयरन मार्शल एसोसिएशन में अंडर करंट फॉलोइंग की इन्वेस्टिगेशन करने में मेरी हेल्प करना चाहेंगे? अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो मैं बस आपसे मुरिम के फाउंडेशन को बचाने के लिए इस मैटर में आपकी मदद मांग रहा हूँ, क्योंकि भले ही मुरिम बाहर से शांत दिखता हो पर यह अंदर से काफी क्राइसिस में है। आप जैसे यंग और स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट को ऐसे समय में आगे आना चाहिए। आपके पास अपनी उम्र के लोगों के बीच सबसे आउटस्टैंडिंग स्किल है। ध्यान उसकी ऐसी बातों को सुन कहता है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझ पर भरोसा किया, पर मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करता हूँ। स्वॉर्ड टैलेंट कहता है, पर क्यों? ध्यान उसे बताता है, सबसे पहले तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं एंसेस्टरों की इच्छाओं का परवाह करूं, और दूसरी बात यह है कि मैं यह नहीं सोचता कि यह कोई ऐसा मैटर है जिसमें केवल मेरे इंटरफेयर करने से यह सॉल्व हो जाएगा। नाइन्थ सेंट्रल ग्रेट 9 ग्रुपों के बीच मार्शल एग्रीमेंट से बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए मुझे लगता है कि आप उस पॉइंट से क्लोज एफिनिटी रखते हैं जहां आपको स्ट्रॉन्ग अफेक्शन दिखता है। और साथ ही मुझे नहीं लगता है कि नाइन्थ सेंट्रल इतना घटिया ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद से एक प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर सकता केवल 1 या 2 लोगों के धोखा देने के कारण। मैं बस सोचता हूँ कि आपने जो मुझसे नाइन्थ सेंट्रल के भीतर होने वाले डिसऑर्डर को कम करने के लिए हेल्प मांगी थी, जिसमें भले ही आपने ये सोचा मुझे शामिल करने से समस्या सॉल्व हो जाएगी, पर इसके कारण और भी अन्य प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसी कारण से मेरी नाइन्थ सेंट्रल के साथ पूरे आयरन मार्शल एसोसिएशन के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफियर करने का कोई इरादा नहीं है। स्वॉर्ड टैलेंट डैन की ऐसी बात को सुन अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, तो तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते तो मैं 1000 सोल्जर और 10,000 घोड़ों की हेल्प से भी अधिक अस्वस्थ महसूस करता। पर खैर अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तुमको अपने कदमों को फ्रंट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आयरन मार्शल एसोसिएशन में कॉन्फ्लिक्ट बाहर दिखने लगे तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज नाइन्थ सेंट्रल का हेल्प करना। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ऐसा बोलते हुए वह डैन की ओर देखता है। डैन स्माइली फेस के साथ कहता है, यदि इसकी आवश्यकता पड़ी और ये न्याय के लिए रहा तो मैं जरूर हेल्प करूंगा, पर मैं आपको एक बार और बता दूं, मेरा खुद को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल करने का कोई भी प्लानिंग नहीं है। स्वॉर्ड टैलेंट कहता है, इतना मेरे लिए काफी होगा, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। डैन कहता है, माफ करिएगा। स्वॉर्ड टैलेंट उसे बताता है, आपका ओपोनेंट 5 ड्रैगन लीग का ग्रेट फिस्ट सेंट हुआंगबो गुनैक है। वह कोई ऐसा नहीं है जिसे आप कम आंक सकते हैं, किसी ने भी उसकी पूरी पावर को नहीं देखा है। इतना बोलते हुए वह वहां से जाते हुए कहता है, वैसे क्या आपको नहीं लगता है कि ग्रेट हेवनली ग्रुप की यंग लेडी के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने उस जगह का पता लगा लिया जिसके बारे में मैं भी काफी समय पहले भूल गया था। उनका शुक्रिया जो हमारी आज की मुलाकात अच्छी रही। मैं गांगो के हाइडन ड्रैगन से मिलकर काफी खुश हुआ। यंग लेडी को मेरी तरफ से थैंक्स कहिएगा। जबकि डैन उसे नीचे से जाता हुआ देख कहता है, क्या यह माउंट हुआ की एक टेक्निक थी? जैसे कि उम्मीद की जा सकती है, यह उतना ही शानदार है जितना कि अफवाहें बता रही थी। इतना बोलने के बाद वह वहां से जाते हुए कहता है, स्वॉर्ड टैलेंट को पॉइजन दे दिया गया है। यह कितना इंटरेस्टिंग बात है। जितना खा सको खाओ, यह जगह किसी भी दूसरी जगह से अलग नहीं है। जिसके बाद वह स्वॉर्ड टैलेंट के जैसा ही सेम टेक्निक को ट्राई करते हुए कहता है, वैसे क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? पर उससे हो नहीं पाता है तो वह कहता है, ऐसा लगता है मुझे थोड़े से प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और अगर किसी को कंफ्यूजन है कि डैन स्वॉर्ड टैलेंट के टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है तो मैं आपको बता दूं, डैन के हेवनली आर्टिलरी जनरल के पावर में से यह भी एक पावर आता है जो दूसरों के टेक्निक और पावर को कॉपी या फिर उसे अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। डैन के वहां से चले जाने के बाद काफी समय गुजर जाता है और हम किसी दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ पर कोई कह रहा था, अरे यार हमारे जैसे कौंगसा हुनान प्रोविंस के लेवल 4 के डिसेबलों को इस तरह के विलेज के एरिया में क्यों जाना पड़ रहा है? तो दूसरा पर्सन कहता है, हम क्या कर सकते हैं, यह एल्डर होंग का ऑर्डर है। हमारे हेड भी एल्डर होंग के ऑर्डर को सबसे अधिक प्रायोरिटी देते हैं। जिसे सुन वही पहला पर्सन कहता है, मैं तो केवल ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि यह प्लेस हमारी टेरिटरी नहीं है। पर खैर, जहाँ भी लोग होते हैं वहाँ भिखारी होते हैं, और जहाँ भिखारी होते हैं वह प्लेस ऑलरेडी ग्योबेंग का टेरिटरी बन जाता है। पर मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि यह एल्डर होंग का ऑर्डर है। मैं बस उन्हें एक लीजेंड के रूप में जानता हूँ जो अचानक प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। साथ ही एक ऐसे पर्सन के बारे में जिनके बारे में मैंने बस रूमर सुनी है, उन्हें मैंने कभी भी पर्सनल रूप से नहीं देखा है। पर क्या फर्क पड़ता है, एल्डर ने हमें एक हानो साज नामक पर्सन को ढूंढने को ऑर्डर दिया है, तो क्या यही वह
हानोसा है। वो दूसरा पर्सन कहता नहीं, ये पर्सन ग्युआन का एक मैसेंजर है जो 10 साल पहले हानोसा के साथ गॉर्जियो गया था। अगर हम हानोसा को यह स्केच दिखाते हैं तो वह बता सकता है कि वह कहाँ है। इतना बोलते हुए वह आसपास के लोगों से पूछने लगता है, क्या आप बता सकते हैं कि हानोसा का घर कहाँ पर है? मैंने सुना है वह लगभग 10 साल पहले लो क्लास पब्लिक सर्वेंट था। हम देख पाते हैं उसकी बातों को एक पर्सन काफी गौर से सुन रहा होता है, पर वो सारे बैग उस पर ना ध्यान देकर अभी भी लोगों से हानोसा का पता पूछ रहा होता है। तो कोई पर्सन उन दोनों को एक पर्सन एक डायरेक्शन की ओर इशारा करते हुए कहता है, हानोसा उस ओर माउंटेन पर बने हाउस में रहता है। वो दोनों कहते हैं बहुत खूब। वह बंदा दोबारा बताता है, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि वह अभी भी वहाँ रहता है, पर आप वहाँ चेक कर सकते हैं। वो दोनों उस पर्सन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पास में बैठा हुआ हुडी वाला पर्सन अपने मन में सोच रहा था, ग्योबैंग के लेवल 4 का डिसेबल ग्योबैंग आखिरकार हानोसा को क्यों ढूंढ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्योबैंग 10 साल पहले के इंसिडेंट पर अपनी नजर को डाल रहा है?